नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना बीएनडी कॉलेज चिमनपुरा से एमए फाइनल संस्कृत के इस व्याख्यान में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हैं, मैं आपको फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ, एमए फाइनल का फर्स्ट पेपर पढ़ा रही हूँ। हमारी पाठ्यपुस्तक काव्य प्रकाश को मैंने आपको पढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रथम उल्लास को पूरा पढ़ लिया है, द्वितीय उल्लास पढ़ रहे हैं। द्वितीय उल्लास के 10 जो है कारिका मैंने आपको पढ़ा दी थी। आज हम 11वीं कारिका को प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व मैंने आपको बताया था, इससे पूर्व के जो कारिका था उसमें बताया था कि वाचक आदि तीनों प्रकार के शब्दों के स्वरूप को बताते हुए कहा था कि जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है वह वाचक शब्द कहलाता है, और वह संकेतित अर्थ जाति आदि जाति, गुण, क्रिया तथा यदृच्छा भेदों से 4 प्रकार का होता है। अब यहाँ इस कारिका को देखिए। स मुख्यो अर्थ तत्र मुख्यो व्यापारो अस्या अभितो उच्यते। अब यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो वाच्यार्थ है वही मुख्यार्थ कहा जा रहा है। तो देखिए, स मुख्यो अर्थस् तत्र मुख्यो व्यापारो अस्या अभितो उच्यते। स वह साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ कहलाता है। वह साक्षात स मुख्यो अर्थस् तत्र वह साक्षात सांकेतित अर्थ मुख्य अर्थ है, मुख्य अर्थ कहलाता है। और उस स तत्र और उस का बोधन कराने में इस शब्द का जो व्यापारो अश्य, इस शब्द का जो व्यापार होता है वह व्यापार या अभिधा शक्ति कहलाता है। देखिए, स मुख्यो अर्थस् तत्र मुख्यो व्यापारो अस्य अभितो उच्यते। वह साक्षात सांकेतिक अर्थ जो है वह मुख्य अर्थ कहलाता है, और तत्र और उस मुख्य अर्थ का बोधन कराने में इस शब्द का जो अस्यो व्यापारो शब्द का जो व्यापार होता है अभिधो उच्यते, वह अभिता शब्द शक्ति कहलाता है। स इति साक्षात संकेतितः अस्येति शब्दस्य। कार्य में प्रयुक्त स इस पद से साक्षात संकेतित अर्थ लिया जाता है। वह अस्य इति, अस्य इस पद से शब्दस्य शब्द का यह अर्थ लिया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर वाच्यार्थ को ही मुख्य अर्थ कहा जा रहा है। वह साक्षात संकेतित अर्थ मुख्य अर्थ कहलाता है, और उसका बोधन कराने में इस शब्द का जो व्यापार होता है वह अभिता शब्द शक्ति कहलाता है। अर्थ के वाच्य, लक्ष्य और व्यंग्य रूप से 3 भेद बतलाए गए थे। उनमें से जो वाच्यार्थ है, वाच्य जो अर्थ है, उसी को मुख्यार्थ नाम से भी कहा जाता है। देखिए, जिस प्रकार शरीर के सारे अवयवों में मुख सबसे प्रधान अवयव होता है और सबसे पहले शरीर के अंतर्गत दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार वाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य सब अर्थों में वाच्यार्थ सबसे प्रधान और सबसे पहले उपस्थित होने वाला अर्थ है। इसलिए मुख के समान होने से उसको मुख्यार्थ कहा जाता है। उस वाच्यार्थ या मुख्यार्थ का बोधन कराने वाला जो शब्द का व्यापार है उसको अभिधा व्यापार कहते हैं। तो मुख्यार्थ अथवा वाच्यार्थ की बोधिका अभिधा शक्ति होती है, और अन्य सब की अपेक्षा सबसे पहले अभिधा शक्ति ही अपने अर्थ
अर्थात वाचार्थ का बोध कराती है, इसीलिए इसको मुख्यार्थ भी कहा गया है। अगली कारिका देखिए। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपितो क्रिया। मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। आप देखिए अभिधा जो 12वीं जो हमारी कारिका है सूत्र 12, तो अभिधा शक्ति का निरूपण करने के पश्चात अब यहाँ इस कारिका में लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। मुख्य अर्थ का बाद मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अति प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। इससे पहले हमें अभिधा के बारे में बताया था, तो क्या कहा था? मुख्य, वह मुख्य अर्थ कहलाता है, उस साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ कहलाता है, और उसका बोधन कराने वाला जो व्यापार होता है वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अति प्रयोजनात् अन्य अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर, तद योगे उस मुख्यार्थ के साथ, लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का, मुख्यार्थ का बाध होने पर, तद योगे उस मुख्य अर्थ के साथ लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का संबंध होने पर, रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् रूढ़ि से अथवा प्रयोजन विशेष से, जिस अन्य अर्थो लक्ष्यते, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थो लक्ष्यते अन्य अर्थ लक्षित होता है, यत् सा लक्षणारोपिता क्रिया, वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द का आरोपित व्यापार लक्षणा कहलाता है। दोबारा देखिए, मुख्य अर्थ का बाध होने पर, उस मुख्यार्थ के साथ अन्य लक्ष्यार्थ या अन्य अर्थ का संबंध होने पर, रूढ़ि से अथवा प्रयोजनात् प्रयोजन विशेष से, जिस शब्द शक्ति के द्वारा अन्य अर्थो लक्ष्यते अन्य अर्थ लक्षित होता है, सा वह मुख्य रूप से अर्थ में रहने के कारण शब्द का आरोपित व्यापार जो है, क्रिया जो है, वह लक्षणा कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि जहाँ कहीं मुख्य अर्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वय में बाधा होती है अथवा उससे तात्पर्य की उत्पत्ति नहीं होती है, क्या कह रहे हैं? जहाँ कहीं मुख्य अर्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वय होने में बाधा होती है या उससे तात्पर्य की उत्पत्ति नहीं होती है, वहाँ पर रूढ़ि से अर्थात प्रसिद्धि के कारण या किसी विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य अर्थ की प्रतीति हो सकती है, उस अन्य अर्थ को लक्ष्यार्थ और उसकी बोधिका शक्ति को लक्षणा शक्ति कहा जाता है। तो लक्षणा शब्द शक्ति के व्यापार के लिए मुख्यार्थ बाद, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध होना तथा रूढ़ि या प्रयोजन में से अन्यत्र, इन तीन कारणों की आवश्यकता होती है। किस किस की? लक्षणा शक्ति के व्यापार के लिए मुख्य अर्थ का बाध होना, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध होना या रूढ़ि या प्रयोजन में से अन्यतर, इन तीन कारणों की आवश्यकता होती है। इस कारिका में लक्ष्यते यत् सा, इस स्थल पर जो यत् शब्द का प्रयोग हुआ है उसकी दो प्रकार से व्याख्या की जा सकती है। पहली के अनुसार
यया शब्द शक्तिया अन्य अर्थो लक्ष्यते सा लक्षणा। जिस शब्द शक्ति से अन्य अर्थ लक्षित होता है वह लक्षणा कहलाती है। दूसरी व्याख्या के अनुसार अन्य अर्थो यत लक्ष्यते का अर्थ क्या हुआ कि अन्यार्थ प्रतिपत्ति हेतु शब्द व्यापारो लक्षणा, यह अर्थ होता है। यहाँ यत पद को यया के अर्थ में भी माना गया है। काव्य प्रकाशकार को शब्द व्यापार को ही लक्षणा मानना अभिमत है और यहाँ यया अर्थ में ही यत अव्यय का प्रयोग समझना चाहिए। तो देखिए, मुख्य अर्थ या वाच्यार्थ की बोधिका शक्ति अभिधा शक्ति होती है और उसे ही मुख्यार्थ कहा गया है। परंतु जहाँ कहीं मुख्यार्थ का वाक्य के अन्य पदों के अर्थों के साथ अन्वय होने में बाधा होती है अथवा उससे तात्पर्य की उपपत्ति नहीं होती है, वहाँ रूढ़ि से या प्रसिद्धि के कारण या किसी विशेष प्रयोजन के प्रतिपादन के लिए मुख्यार्थ से संबंध किसी अन्य की प्रतीति हो सकती है। उस अन्य अर्थ को लक्ष्यार्थ और उसकी बोधिका शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। लक्षणा शब्द शक्ति के लिए मुख्यार्थ का बाद होना, लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ के साथ संबंध होना, रूढ़ या प्रयोजन में से अन्यतर इन तीनों कारणों की आवश्यकता होती है। अब देखिए, यहाँ पर लक्षणा के उदाहरण दिया जा रहा है। कर्मणि कुशले इत्यादो दर्भग्रहणात् योगात् गंगायां घोषे इत्यादौ च गंगादीनां घोषा आधारत्वां संभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढ़ितः प्रसिद्धे तथा गंगातटे घोषे इत्यादि प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्ति तेषां पावन त्वामादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनम् आत्मनः प्रयोजनाच् मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा आरोपितः शब्द व्यापार है सांथार्थ निष्ठो लक्षणा। तो यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। कर्मणि कुशल अर्थात चित्रकर्म आदि किसी विशेष में काम में कुशल इत्यादि में कुशान लाती इति कुशल, इसके अनुसार कुशों के लाने का कोई संबंध न होने से और गंगायाम घोषे इत्यादि नाम और गंगायाम घोषे इत्यादि में गंगा आदि में घोष आदि का आधार संभव न होने से मुख्यार्थ से बाधे, मुख्यार्थ का बाद होने पर और विवेचकत्व आदो सामीप्य च संबंधे और विवेचकत्व आदि और सामीप्य संबंध होने पर रूढ़ितः प्रसिद्धे तथा रूढ़ि से अथवा प्रसिद्धि से और गंगा तटे घोषे इत्यादि के प्रयोग से ये सामने तथा प्रतिपत्ति जिनकी उस रूप में प्रतीति नहीं है तेषां पावनत्वादि नाम उन पावनत्वादि धर्माणाम धर्मों के तथा प्रतिपादनात्मन उस प्रकार के प्रतिपादन स्वरूप प्रयोजन से मुख्येन अमुख्यो अर्थ लक्ष्यते, उस मुख्य अर्थ से जो अमुख्य अर्थ लक्षित होता है स आरोपित शब्द व्यापार है सा अंतरार्थ निष्ठो लक्षणा, वह शब्द का व्यवहितार्थ विषयक आरोपित शब्द व्यापार लक्षणा कहलाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर लक्षणा के उदाहरणों के रूप में कर्मणि कुशलय, गंगायाम घोषय, ये वाक्य यहाँ पे प्रस्तुत किए गए हैं। अब देखिए अगला सूत्र 13। स्वसिद्धिये पराक्षेपे परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चैत्युक्ता शुद्धेव सा द्विधा। स्वसिद्धिये पराक्षेपे परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चेतयुक्ता
शुद्धेव सा द्विधा। अब लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण बताने के अनंतर मम्मट आचार्य इस कारिका में लक्षणा के उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा नाम से उन्होंने दो भेद किए हैं। देखिए, स्वसिद्धिये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम चित्तयुक्ता शुद्धेव सा द्विधा। स्वसिद्धिये अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, पराक्षेप है अन्य अर्थ का आक्षेप करना, अपने अन्वय की सिद्धि के लिए पराक्षेप है अन्य अर्थ का आक्षेप करना, उपादान एवं परार्थम स्वसमर्पणम और दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए स्वसमर्पणम अपने मुख्य अर्थ का समर्पण या परित्याग करना लक्षण कहलाता है। इस प्रकार उपादानम लक्षणम चेतयुक्ता शुद्धेव सा द्विधा, इस प्रकार वह शुद्धेव शुद्धा लक्षणा ही द्विधा दो प्रकार की कही गई है। दोबारा देखिए, वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का स्वसिद्धिये अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, पराक्षेप है अन्य अर्थ का आक्षेप करना, उपादान लक्षणा और परार्थम दूसरे के अन्वय के सिद्धि के लिए अपने अर्थ का समर्पणम मुख्य अर्थ का परित्याग या समर्पण करना लक्षणम कहलाता है। चेतयुक्ताम शुद्धेव सा द्विधा, इस प्रकार वह शुद्धेव शुद्धा ही लक्षणा ही द्विधा उक्ता दो प्रकार की कही गई है। तो क्या कह रहे हैं कि वाक्य में प्रयुक्त किसी पद का अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान लक्षणा और दूसरे की अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का मुख्य अर्थ का समर्पण या परित्याग करना लक्षण लक्षणा कहलाता है। इस प्रकार वह शुद्धा लक्षणा दो प्रकार की कही गई है। तो इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर लक्षणा के उपादान लक्षणा तथा लक्षण लक्षणा नाम से दो भेद किए हैं। जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए, जहाँ पर शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है, उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। देखिए कि जहाँ दो भेद है, उन्होंने लक्षणा के दो भेद बताए, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। तो जहाँ शब्द अपने अन्वय की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है और स्वयं भी बना रहता है, उसको उपादान लक्षणा कहते हैं। और उसमें मुख्यार्थ का भी उपादान या ग्रहण रहता है, इसलिए उसकी उपादान लक्षणा या अन्वय अर्थ संज्ञा होती है। जैसे उदाहरण के रूप में कुंता प्रविशन्ति या यष्टः प्रविशन्ति, ऐसे उदाहरणों में कुंत और यष्टः शब्द भाला और लाठी के रूप में अचेतन अर्थों के वाचक भी होते हैं। कुंता प्रविशन्ति का अर्थ क्या हुआ? कुंता और यष्टि, है ना। तो इस प्रकार से ये जो हैं दोनों शब्द, कुंत और यष्टि शब्द भाला और लाठी रूप अचेतन अर्थों के भी वाचक हैं। उनमें प्रवेश क्रिया का अन्वय नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ मुख्यार्थ का बाद होने पर कुंता प्रविशन्ति कुंत आदि शब्द अपने सिद्धि के लिए पुरुष पद या पदार्थ का आक्षेप कर लेते हैं। कुंत जो है शब्द वह पुरुष पद का या पदार्थ का आक्षेप कर लेते हैं। इस प्रकार कुंत शब्द कुंतधारी पुरुष का बोधक हो जाता है। और उसका अन्वय होने में जो बाधा थी वह दूर हो जाती है। इस प्रकार कुंता प्रविशन्ति का अर्थ हुआ कुंतधारी पुरुष घुसे आ रहे हैं, यह अर्थ हो जाता है। तो इस प्रकार कुंतधारी पुरुषों का बाहुल्य सूचन ही इस लक्षणा का प्रयोजन होता है,
तो यह उपादान लक्षणा कहलाती है। इसके विपरीत लक्षण लक्षणा का उदाहरण जो है क्या हो अर्थ हुआ कि जहाँ वाक्य में कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त दूसरे शब्द के अन्वय की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का परित्याग कर दे, समर्पण कर दे और अन्य अर्थ का बोधक हो जाता है, वहाँ पर लक्षण लक्षणा हो जाती है। जैसे गंगायाम घोष है, एक उदाहरण देखिए, गंगायाम घोष है। यहाँ पर इस उदाहरण में प्रयुक्त घोष है पद के आधेयत्व रूप से अन्वय का उपादान करने के लिए गंगा शब्द अपने जल प्रवाह रूपी मुख्य अर्थ का परित्याग करके सामीप्य संबंध से तट रूपी अन्य अर्थ को बोधित गंगायाम घोष है। इस उदाहरण में प्रयुक्त घोष पद जो है उसके आधित्व रूप से अन्वय का उपादान करने के लिए गंगा जो शब्द है वह अपने जल प्रवाह रूपी मुख्य अर्थ का परित्याग करके और सामीप्य संबंध से तट रूपी अन्य अर्थ को बोधित करते हैं, इसलिए यह प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा का उदाहरण है। तो इस प्रकार यहाँ तक हमें क्या समझ में आया कि अभिधा संपत्ति किसे कहते हैं, लक्षणा क्या है, और लक्षणा के दो भेद उन्होंने बताए हैं, उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा। इस प्रकार लक्षणा के दो भेद यहाँ पर बताए गए। तो आज हम बस यहीं तक पढ़ते हैं। अगले जो वीडियो है उसमें आपसे पुनः मेरी भेंट होगी। तब तक के लिए आप इसी को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। धन्यवाद।